सभी विद्यार्थियों का पुनः इस राजस्थान जीके की कक्षा में स्वागत है। राजस्थान जीके में हम सोल्व कर रहे थे बीएसटीसी के पुराने पेपर। आज हम सोल्व करेंगे बीएसटीसी 2018 का जीके का पेपर। 50 प्रश्न उसमें पूछे गए थे और उन 50 प्रश्नों को विश्लेषण और व्याख्या सहित हम हल करेंगे। 50 प्रश्न के बहुत सारे प्रश्न अपने हो जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्व करके आप तक पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं 2018 बीएसटीसी जीके का पुराना पेपर। पहला प्रश्न देखिए, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो ये तो हम जानते हैं कि लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अजमेर से। और अजमेर में कौन सी जगह है? नाग पहाड़ी। अजमेर में कौन सी जगह? नाग पहाड़ी। और जब इसका उद्गम होता है तब हम इसे कहते हैं सागरमती। क्या कहते हैं? सागरमती। और यही सागरमती बाद में क्या कहलाती है? लूणी। यही सागरमती बाद में क्या कहलाती है? लूणी। अब ये ध्यान रखना, ये लूणी बहती किधर है? ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है। पश्चिमी राजस्थान या अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में। अब अपने को यह भी ध्यान रहना चाहिए कि ये 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। तो नंबर 1 देखिए, पहले ये निकलेगी नागपहाड़ी अजमेर से, तो पहला जिला हो गया अजमेर। दूसरे नंबर पे आएगी ये नागौर। तीसरे नंबर पर फिर आ गई ये नागौर से पाली में। चौथे नंबर पर पाली से आ गई है जोधपुर। 5वें नंबर में आ गई है बाड़मेर। और छठा आपका हो गया जालौर। इन 6 जिलों में ये बहती है। और गुजरात में कच्छ का जो रण है वहां पर ये अपना पानी ले जाती है। इस प्रकार ये लूणी नदी है और इससे प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। और अगर वो स्थान पूछे तो आभानेरी दौसा करना। आपने क्या करना? आभानेरी दौसा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? नीला शहर यानी ब्लू सिटी। ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर का। अपना उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। या तो नीला शहर कह दो या ब्लू सिटी कह दो, जोधपुर। और हम सब जानते हैं कि गुलाबी नगर किसे कहते हैं? गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। और इस गुलाबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कि गुलाबी नगर जयपुर, या फिर इसे हम कहेंगे पिंक सिटी। क्या कहेंगे? पिंक सिटी। ये भी जयपुर। अब यहां देखिए, तो फिर हम उदयपुर को क्या कहेंगे? ये तो अपना उत्तर था। उदयपुर को हम कह सकते हैं, देखो, झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहेंगे? झीलों की नगरी। इसी उदयपुर को कहेंगे हम राजस्थान का कश्मीर। इसी उदयपुर को कहेंगे राजस्थान का कश्मीर। और इसी को कहेंगे पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस। और ये जयपुर को हम कह रहे थे पूर्व का पेरिस। जयपुर को क्या कह रहे थे? पूर्व का पेरिस, पूर्व का वेनिस। और इसी उदयपुर को सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन क्या कहेंगे? सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन। फाउंटेन एंड
माउंटेन, ये उदयपुर के उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर को देखिए हम कहते हैं राजस्थान का हृदय, क्योंकि बीच में स्थित है ये, इसलिए हम इसको कहेंगे राजस्थान का हृदय। और चूंकि यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, इसलिए हम इसे भारत का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना पवित्र है, तो यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो ये कहलाता है भारत का मक्का। ये इससे अपने और प्रश्न बन सकते हैं। फिर आगे देखिए, चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं कि गार्डन या बगीचा है बड़ा बाग, बड़ा बाग कहाँ है? बड़ा बाग है आगे जैसलमेर में। बड़ा बाग कहाँ है? बड़ा बाग जैसलमेर है। जैसलमेर के शासकों का यहाँ जो है, जैसलमेर के जितने भी शासक हुए हैं, शासकों का ये शाही शमशान है। बड़ा बाग जैसलमेर। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम क्या है? तो विजय सिंह पथिक ने जो समाचार पत्र निकाला उसका नाम है राजस्थान केसरी। क्या नाम है? राजस्थान केसरी। इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। ये राजस्थान केसरी 1920 से निकलता था। ये 1920 में इसको निकाला। कहाँ से निकाला? वर्धा से। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। तो अपना सही उत्तर है राजस्थान केसरी, और वर्धा महाराष्ट्र से ये 1920 में निकलता था। लेकिन ये नवीन राजस्थान क्या है? नवीन राजस्थान पत्र के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो नवीन राजस्थान ये निकलता था 1921 में, और 1921 में ये निकलता था अजमेर से। 1921 में कहां से निकलता था? अजमेर से। और इसी नवीन राजस्थान को नाम बदल दिया और 1927 में कर दिया इसको तरुण राजस्थान। क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। और ये भी निकलता था अजमेर से। कहां से निकलता था? अजमेर से। और मुख्य चीज है कि इस नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान के जो व्यवस्थापक थे, ये व्यवस्थापक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ये इसके व्यवस्थापक थे। ये सामान्य जानकारी अपने नवीन राजस्थान के बारे में, जितना महत्वपूर्ण उत्तर निकालना है उतना ही महत्वपूर्ण अपने को विश्लेषण करना है, क्योंकि नवीन राजस्थान भी इंपॉर्टेंट अखबार है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। प्रभात ये अपना राजस्थान का अखबार नहीं है, और राजस्थान पत्रिका ये अपना हिंदी भाषी यानी उत्तरी भारत का जो है, उत्तरी भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनका ये प्रमुख समाचार पत्र है। और इसकी जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। 1956 में इसको स्थापित किया गया, और कर्पूर चंद्र कुलिस ये इसके संस्थापक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सहित कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां ये निकलता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान की किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर अपना विजयदान देता है, लेकिन केवल अपने को उत्तर नहीं निकालना। विजयदान देता को राजस्थानी साहित्य में क्या कहते हैं? इनको बिज्जी। इनका उपनाम क्या है? बिज्जी। राजस्थानी साहित्य में इनको बिज्जी कहते हैं। और देखिए ये है कहाँ के? ये बोरुंदा जोधपुर के हैं। कहाँ के हैं? ये बोरुंदा जोधपुर के ये रहने वाले हैं। बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले हैं। और देखिए जो विजयदान देता है ये 2007 में इनको जो है पद्मश्री मिला। 2007 में इनको पद्मश्री मिला। और इनकी प्रसिद्ध रचना वेरी मोस्ट बातारी फुलवारी, यानी हम इसे कहेंगे कि बातों का संग्रह है, ये कहानियों का संग्रह है। और इसके जो है 14 भाग प्रकाशित हैं।
कितने भाग प्रकाशित हैं? 14 भाग प्रकाशित हैं। कुछ और भी लिख दिए भाग, लेकिन अभी प्रकाशित 14 ही हैं। अपने को 14 ही प्रकाशित भाग याद रखने हैं। अब देखिए इसमें जो मूल चीजें, इनकी जो कहानियां है, इन कहानियों पर कौन कौन सी फिल्में बन गई? तो पहली फिल्म बनी आपकी, देखिए ये बनी पहेली। पहेली जो शाहरुख खान की जो फिल्म है, ये पहेली जो है दुविधा फिल्म है, दुविधा कहानी है। पहली फिल्म दुविधा कहानी है, इस कहानी पर बनी है। और इसको जो है, इसके जो निर्देशक हैं वो हैं अमोल पालेकर। पहली कहानी पहेली, जो पहली फिल्म है वो दुविधा कहानी पर बनी है। और ये दुविधा कहानी किसकी है? विजयदान देथा की। और इसके निर्माता निर्देशक अमोल पालेकर हैं। और दूसरी देखिए एक परिणीति, एक और फिल्म बनी है इनकी परिणति, ये भी फिल्म बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 फिल्में बन चुकी है हबीब तनवीर की। एक तो चरणदास चोर, अमोल पालेकर की पहली फिल्म बनी है जो दुविधा कहानी पर, और एक परिणति, ये जो है महत्वपूर्ण विजयदान देथा की कहानियों पर फिल्में बनी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से जिसे सम्मानित किया गया वो नरेश चंद्र आपका सही उत्तर है। लेकिन ये नरेश चंद्र उस वक्त जब ये 2018 का पेपर पूछा गया तो ये मृत्यु होने के कारण ये प्रश्न पूछ लिया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो समसामयिक का ये प्रश्न बनता है। लेकिन अपने को और भी उत्तर निकालने हैं, जैसे कोमल कोठारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कोमल कोठारी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने रूपायन संस्थान ये कहाँ है? बोरुंदा, जोधपुर। लोक कला व संस्कृति के लिए ये प्रसिद्ध है। लोक कला व संस्कृति के लिए रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर की इन्होंने जो है स्थापना की। और इनको जो है देखिए 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इन्हीं कोमल कोठारी को क्या मिला? 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला। और 2004 में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 2004 में ही मृत्यु हो गई थी इनकी। तो कुल मिला के कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर से है। और विजय शंकर व्यास ये अपने महत्वपूर्ण राजस्थानी है जो अर्थशास्त्री हैं। क्या है? अर्थशास्त्री। और इनको जो है 2005 में पद्म भूषण मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय शंकर व्यास कृषि अर्थशास्त्री हैं। तो ये इस प्रकार कुछ प्रश्न अपने बनते हैं, इनकी भी जानकारी अपने को होना जरूरी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ ये जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था, ये हुआ था आपके 2018 में। और इस अंडर 19 विश्व कप 2018 में राजस्थान के 2 खिलाड़ी बहुत फेमस हुए थे। उन दोनों खिलाड़ियों को आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला कमलेश नागरकोटी। पहला कौन है? कमलेश नागरकोटी। ये आपका पहला खिलाड़ी है जो ये तेज गेंदबाज था, यानी फास्ट बॉलिंग ये करता था। तेज गेंदबाज था। और
ये बाड़मेर का रहने वाला है। मूल जो है ये बाड़मेर का था, अभी वर्तमान में तो कहीं और रहता है, लेकिन मूल ये बाड़मेर का है। और दूसरा जो आदमी है, दूसरा खिलाड़ी है, वो है रवि बिश्नोई। दूसरा कौन है? रवि बिश्नोई। ये जो है ये आपके लेग स्पिनर है, यानी स्पिन गेंदबाजी ये करता है, लेग स्पिनर है। और ये जो आपका जोधपुर का रहने वाला है, क्योंकि बिश्नोई सबसे ज़्यादा जोधपुर में ही रहते हैं, तो ये जोधपुर का रहने वाला है। इस प्रकार ये अपना प्रश्न जो है हल हो गया। राजस्थान, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। बहुत सरल प्रश्न है, क्यों हम जो है चाहे राजस्थान भारत का हिस्सा है, तो किसके साथ हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? शुष्क रेगिस्तान में। तो हम बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। कौन सी सीमा बनाते हैं? हम बनाते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन सी सीमा बनाते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। और इसकी अगर लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर। और ये सर्वाधिक लगती है जैसलमेर से, 464 किलोमीटर। और न्यूनतम लगती है ये, न्यूनतम किससे लगती है? बीकानेर से 60 किलोमीटर। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। ये रेड क्लिफ रेखा के बारे में सामान्य जानकारी थी। फिर आगे देखिए, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। तो सबसे पहले तो अपने को अरावली की स्थिति राजस्थान में पता होनी चाहिए। ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और अरावली जो है आपकी ये ऐसे है, यानी अरावली की स्थिति देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अब यहाँ ध्यान दें, ये जो उत्तरी अरावली ये है, और ये उत्तरी अरावली में आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के जो जिले हैं वो उत्तरी अरावली में। और ये मध्य अरावली में आता है आपके अजमेर। मध्य अरावली में क्या आता है? अजमेर। और ये जो दक्षिणी अरावली है, इसमें आपके जो जिले आते हैं उनकी जानकारी भी होना जरूरी है कि जो दक्षिणी अरावली में आप देखिए, अजमेर के बाद पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और थोड़ा सा प्रतापगढ़, ये इनके थोड़े थोड़े हिस्से आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यहाँ ध्यान दें, अगर वो पूछे कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सब जानते हैं ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर जो है दक्षिणी अरावली की भी सबसे चोटी है। और मध्य अरावली की आपके पूछे तो तारागढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये अरावली की स्थिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हम निकालना भूल गए थे। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ गया है कि जयपुर संभाग है, और जयपुर संभाग में आता है आपका दौसा जिला। दौसा अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 अक्टूबर 1959। नागौर, पंडित नेहरू। और गांव कौन सा है? कभी कभी ये गांव भी पूछ लेते हैं, बगदरी गांव। बगदरी गांव, यहां से हमने पंचायती राज की शुरुआत की थी। और पंचायती राज की एक समिति आपको बहुत याद रखनी जरूरी है, वो है
जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो सुझाव दिया वो समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय ढांचे का जो सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखिए, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीना जो समुदाय है ये मीना ही मीणा है और पटेल कहते हैं उसको। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक अगर अनुसूचित जनजाति है तो वह 1 नंबर पे मीणा है और 2 नंबर पे भील, 3 नंबर पर गरासिया। 3 नंबर पे कौन से है? गरासिया है। 3 नंबर पर जो आपके जनजाति है वो गरासिया जनजाति है। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, और दिल्ली को जब मुंबई से जोड़ेगा तो बीच में पड़ेगा आपके जयपुर। जयपुर से होके जाएगा और कितने किलोमीटर है? तो लगभग 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये ओल्ड एनएच है। ओल्ड एनएच अगर पूछे तो 8 है, पर न्यू एनएच नया नामकरण कर दिया है और न्यू एनएच इसको हम कहेंगे NH 48। क्या कहेंगे? NH 48 इसका नया नाम है, ये आप ध्यान रखें। सबसे व्यस्त है ये, सबसे व्यस्ततम NH है ये, सबसे व्यस्ततम NH है। आगे देखिए, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई। लेकिन प्रश्न यहाँ से बहुत सारे निकलते हैं कि 2009 में वो स्थापना कहाँ हुई? तो अपना उत्तर होगा बांदर सिंदरी, अजमेर। बांदर सिंदरी अजमेर में उसकी स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी समय बहुत सारे जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, वो सब अपने को जानकारी में होना चाहिए। तो मैं यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों के नाम लिख रहा हूँ, आपको जानकारी हो। पहला देखिए, आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये आपका है जोधपुर में। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में। फिर देखिए, विधि विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय ये भी है आपका जोधपुर में। विधि विश्वविद्यालय कहाँ? जोधपुर में। फिर देखिए तीसरा कि IIT यानी इसे कहेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या कहेंगे? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भी कहाँ है? जोधपुर में। अंग्रेजी में भी आपको नाम ध्यान होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये IIT का जो है पूरा नाम है। तो हिंदी में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, अपने को जोधपुर इसका सही उत्तर करना है। फिर देखिए, एक चौथी जो यूनिवर्सिटी है वो है IIM। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIM
भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ है आपका? ये है उदयपुर में। सही उत्तर क्या है? ये उदयपुर है। और एम का मतलब हो गया यहाँ मैनेजमेंट, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका सही उत्तर है, उदयपुर इसका है। पांचवी यूनिवर्सिटी देखिए, पांचवी जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी ट्रिपल आईटी। एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई टी, ट्रिपल आईटी। इसको हम कहेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ है? ये आपका कोटा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। तो ट्रिपल आईटी हो गया आपका कोटा में। एक वर्धमान जो है, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, ये कहाँ? ये भी कोटा में। एक और है होम्योपैथिक ये होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये जयपुर में। ये कहाँ है? ये जयपुर में है। और एक योग कॉलेज उदयपुर में बनाया गया है। ये कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है और इनके नाम और कहाँ है ये जो आपको ध्यान होना जरूरी है। और आगे देखिए, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे मिला? तो ये उस वक्त का जो है तत्कालीन समय का क्वेश्चन था, और जो तत्कालीन इसका उत्तर था वो उत्तर था अपना नीरज दहिया या नीरज डालिया, ये इसका सही उत्तर था। लेकिन अब ये प्रश्न तो वापस आएगा नहीं। अब प्रश्न अगर वो आएगा तो या तो 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा, तो 2018 का मैं बता रहा हूं, ये कविता देवे दीठ, कविता देवे दीठ ये रचना है, कविता है, ये है राजेश कुमार की, राजेश कुमार की। तो अगर 2018 का पूछे तो अपने को 2018 का कविता देवे दीठ रचना राजेश कुमार की इसको मिला। और 2018 का अगर नहीं पूछे तो 2019 का पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2019 का पूछे तो अपने को करना है बारीक बात कहानी संग्रह, ये बारीक बात ये कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। और इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके राम स्वरूप किसान। कौन है? राम स्वरूप किसान। इसलिए आपको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार याद होना चाहिए, 2018 का भी आपको याद होना चाहिए, ताकि इसमें से कुछ भी पूछे हम जो है उस प्रश्न को सही कर पाए। गलत प्रश्न नहीं पढ़ना है और गलत उत्तर भी नहीं देना है। वनस्थली विद्यापीठ, सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि वनस्थली विद्यापीठ है कहाँ? ये टोंक। कहाँ? ये टोंक। और इसको कब स्थापित किया गया? इसको 1935 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया? 1935। संस्थापक कौन है इसके देखेंगे। संस्थापक अगर हम देखेंगे तो हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री। और इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री।
इन दोनों ने मिलकर के इसको स्थापित किया। देखिए, जब इसको स्थापित किया गया था तब इसका नाम क्या था? इसका नाम जब इसको स्थापित किया गया था तो शांता बाई शिक्षा कुटीर संस्थान, शांताबाई शिक्षा कुटीर संस्थान इसका नाम था। लेकिन वनस्थली विद्यापीठ इसका नाम 1943 में बदल करके नाम इसका जो क्या कर दिया, चेंज कर दिया 1943 में, और इसको कर दिया वनस्थली विद्यापीठ। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में। आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर, ये अपना इसका सही उत्तर है, कांता कुमारी भटनागर। ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। अभी वर्तमान में कौन है? अगर वो पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में, तो वर्तमान में इसका कार्यवाहक अध्यक्ष है। और कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? क्योंकि पद खाली है तो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है महेश चंद्र शर्मा को। महेश चंद्र शर्मा को बना रखा है। और इससे पहले कौन थे? प्रकाश टाटिया थे, प्रकाश टाटिया। इनके जाने से पद खाली हो गया और महेश चंद्र, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, महेश चंद्र शर्मा को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया राज्य मानवाधिकार आयोग का। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव आपकी जो थी कुशाल सिंह थी। ये सही, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो डी बी गुप्ता। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? डी बी गुप्ता। फिर आगे देखिए, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हेला जो ख्याल है वो दौसा में लाल सोट एक स्थान है, यहाँ लाल सोट दौसा में ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है इस दंगल को बहुत खेला जाता है। आगे देखिए, पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला हम जानते हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? ये राजसमंद में है। और श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण के पीछे जो पर्दे पर कृष्ण के बाल रूप को, कृष्ण से संबंधित चित्रों को उकेरा जाता है वो पिछवाई कला कहलाती है। नाथ द्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो जब न्यूनतम घनत्व वाले जिले पूछे तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले आपके हो जाएंगे जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हो जाएंगे। और यदि वो राजस्थान का जनघनत्व पूछे तो 200। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200। और सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक है जयपुर में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान का जनघनत्व 200 है और सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर में। लेकिन कभी कभी टॉप क्लास का जिला जयपुर न पूछ करके दूसरे नंबर का जिला पूछ लेते हैं। तो दूसरे नंबर का जिला है अपना भरतपुर। दूसरे नंबर का जिला कौन सा है? भरतपुर। जयपुर का जनघनत्व है 595 और भरतपुर का जनघनत्व है 503। और यहाँ जैसलमेर का जनघनत्व कितना है? जैसलमेर का जनघनत्व है वो मात्र 17 है। कितना है? मात्र 17। और बीकानेर का जनघनत्व मात्र 78। तो ये ध्यान रखें। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया। और अगर वो प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र पूछता, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र पूछता
तो हम मथानिया जोधपुर कर देते। मथानिया जोधपुर ये निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में। बाहरी आभूषण पहना जाता है, तो बाहरी आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? नाक में। बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। एक यहाँ तीसरा ऑप्शन और था कानों में, जो यहाँ छपा नहीं है। तीसरा ऑप्शन कानों में, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 सही है, नाक में इसको पहना जाता है। महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ गोगुंदा में 28 फरवरी 1572। देखिए, महाराणा प्रताप के जो पिता थे, पिता कौन थे? ये उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे। उदय सिंह के बहुत सारी रानियां थी, तो इन्होंने क्या किया? अपनी छोटी रानी का पुत्र था जगमाल, उसने जो है जगमाल को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जब इस बात का पता मेवाड़ के जो कर्ता धर्ता हैं उनको चला, तो उन्होंने इस पर आपत्ति की और उन्होंने जगमाल को जो है शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। और वहीं पर जहां गोगुंदा में उदय सिंह का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वहीं पर महाराणा प्रताप को क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। और महाराणा प्रताप को जब शासक घोषित किया तो 28 फरवरी 1572 को इनका वहां जो है राज तिलक कर दिया। उसके बाद विधिवत रूप से जब ये आए, कहाँ आए? विधिवत रूप से जब ये कुंभलगढ़ आए, तो कुंभलगढ़ में इनका जो है कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से इनका जो है राज तिलक हुआ। तो यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ आपका, फर्स्ट टाइम तो गोगुंदा में हो गया यहाँ, और सेकंड टाइम हुआ आपका कुंभलगढ़ में। सेकंड टाइम कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में राज तिलक। 2 जगह हो गया। अब देखिए, ये चावंड क्यों फेमस है? क्योंकि चावंड में प्रताप की छतरी बनी हुई, क्योंकि प्रताप की मृत्यु यहीं हुई थी, तो प्रताप की छतरी चावंड में बनी हुई है। एक देखिए बलीचा यहां चेतक की छतरी है, चेतक की छतरी है। बलीचा उदयपुर में और चावंड भी उदयपुर में। और चावंड एक तरह से और फेमस है क्योंकि ये आपातकालीन राजधानी थी, आपातकालीन राजधानी, इसलिए भी चावंड जो है फेमस है। आगे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। तो चेतन राघव का या राघव चेतन का नाम आपने सुना होगा। ये कौन था? ये एक तांत्रिक था। कहाँ रहता था? ये मेवाड़ के दरबार में रहता था, मेवाड़ में रहता था। लेकिन अपनी तंत्र विद्या से इसके कृत्य बहुत खराब होते जा रहे थे। ये रूप बदल बदल करके इधर उधर ताक जा करता था। तो जब इसका पता चला तो रतन सिंह ने इसको जो क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। और जब इसको देश निकाला दिया तो ये एके के पास पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और वहां जाकर के रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया। रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया क्योंकि ये अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि भाई रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है और वो तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और
ऐसा उसके कान भर करके उसको जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए राजी कर दिया। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह भी मारा गया, गोरा बादल भी मारे गए, गोरा बादल भी उसमें मर गए, रतन सिंह भी मर गया, शहीद हो गए, और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। यहां देखिए केसरिया भी हुआ था और जौहर भी हुआ था। जौहर और केसरिया जहां दोनों हो जाए वो कहलाता साका। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका कहलाता है। आगे देखिए राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है। ये बोमट बील क्षेत्र है, बोमट बील क्षेत्र। ये बोमट बील क्षेत्र उदयपुर में है। बोमट बील क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में है। और इन्हीं उदयपुर के बोमट बील क्षेत्र के बीलों को जागृत करने के लिए एक ही आंदोलन चला, और ये एक ही आंदोलन चलाया मोतीलाल तेजावत। किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत। और इस मोतीलाल तेजावत को ही आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। पहली राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? अब यहां थोड़ा मतभेद है कि पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी है। तो यहां पहली राजस्थानी यानी अगर हम नजरानों को देखें तो ये राजस्थान की पहली फिल्म, लेकिन बाबा सारी लाडली इसे प्रथम राजस्थानी फिल्म कहा जाता है। प्रथम राजस्थानी फिल्म कहा जाता है। तो यहाँ जो है उत्तर नंबर 2 इसको सही माना गया था। तो अपन भी जो उत्तर नंबर 2 सही मान लेते हैं इसको। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार और सर्वाधिक समय शपथ किसने ली? यहां तो केवल सर्वाधिक बार का ही पूछा है, तो यहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये मोहनलाल सुखाड़िया है, इन्होंने ली 4 बार। और हरदेव जोशी है, इन्होंने ली 3 बार। तो यहां ऑप्शन नंबर अपना 1 सही निकल रहा है, क्योंकि हरदेव जोशी यहां देखिए ये भी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत ये भी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत यहां 3 बार, हीरालाल देवपुरा तो ये सबसे कम अवधि तक सीएम रहे। सबसे कम अवधि कितनी? 16 दिन तक सीएम। और फिर शिवचरण माथुर ये 2 बार रहे और हरिदेव जोशी 3 बार। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना 1 नंबर सही बैठ रहा है। और मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी जो है क्रमशः 4 बार और 3 बार जो राजस्थान के सीएम रहे। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना क्षेत्र टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और टंगस्टन की राजस्थान की एकमात्र खान है। सर्वाधिक टंगस्टन आपका जो है यहाँ डेगाना नागौर से ही निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेगाना कहाँ है? डेगाना स्थान भी आपको पता होना चाहिए। डेगाना है नागौर में। डेगाना कहाँ है? नागौर में। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के रूप में आपके जाना जाता है गोकुलभाई भट्ट को। ये गोकुलभाई भट्ट कहाँ के थे? सिरोही के। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। वागड़ कहते हैं अपन दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। और जो भोगीलाल पांड्या भी जो है डूंगरपुर के ही रहने वाले थे।
ये भी डूंगरपुर के रहने वाले थे। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? ये जयपुर में जोहरी बाजार में है। जोहरी बाजार जयपुर। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा भी पक्षियों की जाती है, चीर फाड़ करके उनका जो है इलाज किया जाता है। लाग बाग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है कि लाग बाग क्या है। लाग बाग किसानों पर आरोपित कर है और इसी के विरोध में राजस्थान के सर्वाधिक जो है क्या हुए? किसान आंदोलन, जिसमें बिजोलिया बहुत फेमस है। ये 44 वर्ष तक चला, सबसे लंबी अवधि तक चला। ये मेवाड़ का ठिकाना है बिजोलिया, और बहुत सारे इसमें जो है विरोध हुए। फिर आगे देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो ये 1 नवंबर 1956 को आया, जब एकीकरण पूरा हो गया था। एकीकरण पूरा, और ये एकीकरण पूरा करने में वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो एकीकरण कभी संभव नहीं था। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से इतिहासकार ने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसका प्रयोग किया। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है। कर्नल जेम्स टोड अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट ये इतिहासकार हैं। देखिए, इनको जो कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के पिता या पितामह, एक तो ये प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्होंने 2 किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली किताब 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और वो हुई थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक तो ये फेमस हुई थी। एक दूसरी किताब जो थी वो 1839 में फेमस हुई थी, 1839 में प्रकाशित हुई थी। मृत्यु हो गई थी कर्नल जेम्स टोड की, उसके बाद ये प्रकाशित हुई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान आया तो ये पहली बार आया था उदयपुर। पहली बार कहाँ आया था? उदयपुर आया था। और फिर ये इधर उधर घूमता रहा, और 1818 ईस्वी में, कब? 1818 ईस्वी में इसको मेवाड़ और हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट बना दिया, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना का रेजिमेंट या रेजिडेंट इसको बना दिया, और ये इधर उधर घूमता रहा। इसने इतिहास लिखना शुरू किया। इसलिए राजस्थान के अधिकांश इतिहास की जानकारी कर्नल जेम्स टोड द्वारा मिलती है, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह कहते हैं। फिर आगे देखिए, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए, ये कालीबंगा जो स्थान है वो है आपके हनुमानगढ़ में। तो देखिए, यहाँ हनुमानगढ़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो अपना हनुमानगढ़ सही है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये गग्गर नदी के किनारे, और प्राचीन ये द्रसदत्ती नदी या सरस्वती नदी इसके किनारे है। और कालीबंगा की सभ्यता यानी काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। और ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष भी यहाँ मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में।
ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो ये उदयपुर में है, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ कौन सी नदी के किनारे? बेड़च। ये आहड़ सभ्यता कहलाती है ताम्रवती नगरी। क्या कहलाती है? ताम्रवती नगरी। और एक ताम्र जननी अलग है, ताम्र जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी कहलाती है? गणेश्वर, जो कहाँ? सीकर। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के, कांतली नदी के किनारे। तो सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। सिरवी का मतलब भी है खेती करने वाला या कृषि करने वाला। तो सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए, अब अगर अपने को आता नहीं है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि सिरवी जाति हमने पढ़ा था। सिरवी जाति की जो आराध्य देवी है वो बिलाड़ा माता, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर में। कौन सी माता जी? आई माता। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जोधपुर उत्तर सही होगा, और जोधपुर ही इसका सही उत्तर है। फिर आगे देखिए, मेवाड़ की सिसोदियाओं को निम्न में से क्या माना जाता है? तो इनको सूर्यवंशी माना गया है। मेवाड़ की सिसोदियाओं को सूर्यवंशी कहा गया है। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई किसके द्वारा? हेमचंद सूर्य के द्वारा। और पहला राजस्थानी शब्दकोश ये किसने लिखा? ये लिखा सीताराम लालस। सीताराम लालस, ये पहला राजस्थानी शब्दकोश लिखा सीताराम लालस ने। फिर आगे देखिए, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार इसमें से कौन से हैं? तो अपना उत्तर जो सही है वो है पंडित जसराज, अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, राजस्थान की फड़ चित्रकारी, फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? ये शाहपुरा में जोशी गोत्र के जो छिपे या जोशी गोत्र का जो परिवार होता है वो छापता है। शाहपुरा जो है मेवाड़ में है, तो मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। और सबसे जो लंबी फड़ है वो है देव जी की फड़, जो जंतर वाद्य से बोली जाती है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए, यहाँ जो ये कालबेलिया नृत्य है, ये अपन चार में से जो ऑप्शन है वो जोधपुर सही करेंगे। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। फिर देखिए, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो ये जयपुर से है, बगरू जयपुर में है और वहाँ छपाई का कार्य होता है। फिर देखिए, बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला जो है, कलर बदल लेते हैं, बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला आपका जो है अलवर में स्थित है। बाला किला कहाँ करेंगे अपन? अलवर। बाला किला अलवर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर काम किया? अपना उत्तर मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा। ये हमने पहले भी देख लिया था कि मोहनलाल सुखाड़िया जो कितनी बार सीएम रहे? 4 बार सीएम रहे। और अगर इनका जो समय देखें, काल देखें कि कितने समय तक ये जो है सीएम रहे, तो आप देखेंगे कि लगभग 16 वर्ष, लगभग 16 वर्ष 7 माह हैं और 26 दिन तक जो ये राजस्थान के सीएम रहे। 4 बार रहे, बीच में राष्ट्रपति शासन लग गया था, बाकी लगातार 4 बार थे। अशोक गहलोत के बारे में भी देख लेते हैं। ये तीसरी बार सीएम बने राजस्थान के। कौन सी बार बने? तीसरी बार सीएम बने। और सुखाड़िया के बाद, सुखाड़िया का काल अगर सबसे ज़्यादा है तो सेकंड लार्जेस्ट जो कार्यकाल है वो अशोक गहलोत का हो गया है, क्योंकि 2 बार पहले ये रह चुके हैं और ये 2 साल लगभग पूरे होने में आए हैं। तो लगभग 12 वर्ष के आसपास का इनका जो है कार्यकाल हो गया है। और इतना कार्यकाल और किसी सीएम का नहीं है। वो
सुखाड़िया के बाद सेकंड नंबर पर कार्यकाल की दृष्टि से आने वाले अशोक गहलोत हो गए हैं। 12 वर्ष जो है इनका लगभग समय हो चुका है और अभी ये 5 साल पूरे कर लेंगे तो और बढ़ जाएगा समय। संकट टल गया है, सरकार गिरने का जो संकट था। फिर देखिए गहलोत के बाद हम आगे भी बात कर लें, जैसे वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे पहली महिला सीएम थी। आप जानते हैं वसुंधरा राजे पहली महिला सीएम, और ये 2 बार सीएम रह चुकी है राजस्थान की। कितनी बार? 2 बार। 2 बार ये सीएम रह चुकी है। और टीकाराम पालीवाल को आप जानते हैं पहले निर्वाचित सीएम है, पहले निर्वाचित सीएम है। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम अगर पूछे तो टीकाराम पालीवाल करना है। फिर आगे देखिए दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है। तो दौलत राम सारण को जो है राजस्थान में संबोधित किया जाता है, ये किसानों का मसीहा के रूप में किया जाता है। ये दौलत राम सारण जो है ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं और प्रसिद्ध किसान हितैषी हैं, यानी किसानों की भलाई के इन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए इनका उपनाम हो गया किसानों का मसीहा। इनकी मृत्यु हो चुकी थी इसलिए ये चर्चित रहा, इसलिए ये पूछा भी गया है। और हम जानते हैं कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। फिर देखिए आगे का प्रश्न है कि राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना वाला प्रश्न देखेंगे 1987 की बात है। और 1987 में जो है राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना हुई थी और ये की थी हरनाथ सिंह ने। लेकिन हरनाथ सिंह के बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है बूटा सिंह है, ये भी इनके साथ था। तो यहाँ ऑप्शन में हरनाथ सिंह नहीं है, बूटा सिंह है, तो बूटा सिंह अपना सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर होगा बूटा सिंह। क्या हो जाएगा? बूटा सिंह अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, 14वीं विधानसभा जो है उसके सभापति कौन है? तो अभी तो आप जानते हैं 15वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं जो विधानसभा है उसके सभापति तो कैलाश मेघवाल थे, ये बीजेपी के थे क्योंकि सरकार भी बीजेपी की बनी थी। लेकिन अभी 15वीं विधानसभा जिसमें कांग्रेस का सीएम है श्रीमान अशोक गहलोत, इस 15वीं विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। 15वीं विधानसभा में सीएम है गहलोत साहब। कौन है? गहलोत साहब। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। तो इनका जो है आपको निर्वाचन क्षेत्र भी पता होना चाहिए, कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। सीपी जोशी आते हैं नाथद्वारा से। सीपी जोशी कहाँ से आते हैं? नाथद्वारा से। और अशोक गहलोत आते हैं आपके सरदारपुरा जोधपुर से। सरदारपुरा जोधपुर से अशोक गहलोत आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के सीएम है तो इनके बारे में पूछ सकते हैं। सरदारपुरा जोधपुर। और नाथद्वारा है राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। एक तो मानसून की बरसात होती है और दूसरी एक मावठ के समय बारिश होती है। ये दोनों वर्षा का है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो सर्दियों में बरसात होती है उसे मावठ कहते हैं। फिर देखिए इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? तो पानी के अभाव के कारण हुई। पश्चिमी मरुस्थल में अपने पानी कम था, इस कारण से जो है इसकी आवश्यकता हुई। इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूरा डिटेल से भी इसमें बात कर लेते हैं। सतलज और व्यास नदियों का संगम हो रहा है। सतलज और व्यास नदियों का संगम हो रहा, कहाँ हो रहा है? फिरोजपुर पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में इनका संगम हो रहा है। और वहाँ पर बनाया है हरी के बैराज बांध। कौन सा बांध बनाया है? हरी के बैराज बांध। और इस हरी के बैराज बांध से ही हमने निकाली है इंदिरा गांधी नहर। हरी के बैराज बांध से कौन सी नहर निकाली है? इंदिरा गांधी नहर निकाली है। अब देखिए ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पानी लाती है, इसलिए इसे
मरुस्थल में पानी लाने का काम करते हैं, इसलिए मरुस्थल की क्या कहते हैं इसको, मरुस्थल की गंगा कहते हैं, या राजस्थान की मरुगंगा, मरुस्थल की गंगा या राजस्थान की मरुगंगा इसका उपनाम है, इसे हम वो कहते हैं। अब देखिए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो है इसके लगभग जो है 9 तो इसमें शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें। इसकी इंदिरा गांधी नहर की ज़्यादा जानकारी पिछले वीडियो में देख लें। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान दें, जिसमें से 204 किलोमीटर तो फीडर है, 204 किलोमीटर कितना है, फीडर है, और 445 किलोमीटर जो है ये मुख्य नहर है, 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। 204 किलोमीटर जो फीडर है इसमें से 35 किलोमीटर फीडर राजस्थान में, 35 किलोमीटर फीडर राजस्थान में, बाकी का फीडर जो पंजाब और हरियाणा में है। तो अपने राजस्थान में 35 किलोमीटर है फीडर। फिर देखिए ये जो है किसकी ये विचारधारा थी, तो कंवर सेन जो बीकानेर के आदमी हैं, कंवर सेन ने ही ये पहला जो है विचार अपने मस्तिष्क में आया था इनके। ये निर्माता हैं तो इनको इंदिरा गांधी नहर के निर्माता कंवर सेन को हम कहेंगे। फिर देखिए अगर आगे और भी प्रश्न बने तो वो किस प्रकार बन सकता है कि ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो खारा गांव है, टिब्बी तहसील है, हनुमानगढ़, खारा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, यहाँ से जो है ये इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है और राजस्थान में जो है पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिम में जहाँ मरुस्थल है उसको आबाद करती है। और देखिए ये जो इसका पानी है 1987 में अंतिम स्थल गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंच गया था, तो इसका पानी जो है अंतिम गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंच गया था। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।